हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के चैप्टर 2 को, जो हमें बताता है दंडों के विषय में यानी पनिशमेंट्स के बारे में। कितने टाइप की पनिशमेंट्स हैं और भी कई सारे प्रोविजंस जो हैं इसमें दिए गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम समझने वाले हैं वो है हमारा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यह है बीएनएस का चैप्टर नंबर 2, जो दिया गया है सेक्शन नंबर 4 से लेके 13 तक, यानी कि 4 से लेके 13 तक की धाराएं आज हम कवर कर लेंगे। उसके बाद ये हमें बताता है, जो चैप्टर का नाम है वो है दंडों के विषय में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, ठीक। और जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 की, जो हमें पनिशमेंट के बारे में सीधा सीधा बताता है कि कितने टाइप की जो पनिशमेंट्स हैं वो दी गई हैं। हालांकि जब हमने पढ़ा था, मैंने पूरा आईपीसी भी आपको कराया हुआ है, तो जब हम आईपीसी पढ़ते थे तो उसमें भी जो है बहुत सारे जो पनिशमेंट है वो दी गई थी, बट उसमें एक नया पनिशमेंट नहीं था जो इस बार बीएनएस में ऐड किया हुआ है, वो है कम्युनिटी सर्विस। अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। तो देखो कितने टाइप्स की पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 6 टाइप्स की पनिशमेंट यहाँ पे दी गई है, यानी 6 प्रकार के जो दंड है बीएनएस में दिए गए हैं। सबसे पहले मृत्यु दंड यानी कि डेथ सेंटेंस, दूसरा है आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है कारावास जो इम्प्रिजनमेंट होता है लेकिन 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका कठिन कारावास जिसमें बहुत ज़्यादा कठोर श्रम वगैरह लिया जाता है, और एक होता है सिंपल, जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। नेक्स्ट है संपत्ति की जब्ती, है ना, जो प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है, वो भी एक तरह की यहाँ पे पनिशमेंट है। इसके बाद है जुर्माना, यानी कि जो फाइन वगैरह कोर्ट लगाती है, वो भी एक पनिशमेंट का ही टाइप आ जाएगा। और लास्ट में आता है आपका कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा। ये बिल्कुल नए टाइप की पनिशमेंट है जो इस बार इसमें ऐड की गई है। अब इसका मतलब क्या होता है कम्युनिटी सर्विस का, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये अलग टाइप का है। तो देखो, जो पहली बार बीएनएस में ऐड किया गया है वो ये आईपीसी में तो था नहीं पहले कम्युनिटी सर्विस। तो जितनी भी पनिशमेंट्स इसमें हैं उनका पर्पज़ यही होता है कि लोगों के अंदर जो है वो डर बना कर रखा जाए। पनिशमेंट हम क्यों देते हैं? ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो दोबारा से किसी क्राइम को ना करें, है ना। अगर किसी ने एक बार क्राइम कर दिया और उसको पनिशमेंट मिल गई तो जो दूसरे लोग हैं वो यही सोचेंगे कि अगर हम इस तरीके का कोई क्राइम करेंगे तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। तो बेसिकली जो पनिशमेंट का जो उद्देश्य होता है, जो पर्पज़ होता है, वो यही होता है। तो एक तरीके से इस पनिशमेंट में क्या होता है कि क्रिमिनल को रिफॉर्म करने का मौका दिया जाता है। किसमें? सामुदायिक सेवा वाले में, ठीक, जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी यानी सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित होता है। अब देखो, जो कम्युनिटी सर्विस है इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? बीएनएस में तो नहीं है, लेकिन बीएनएसएस में जब आप देखोगे, जब हम बीएनएसएस कवर करेंगे तो उसमें देखोगे कि सेक्शन नंबर 23 है। सेक्शन नंबर 23 उसका एक एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो अपराधी को कोई भी ऐसा काम करने के लिए बोल सकता है जो कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए हो, उससे वो काम करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके लिए वो सोसाइटी से कोई भी पारिश्रमिक ना ले, उसे बदले में कुछ ना मिले, पारिश्रमिक ना ले, पैसे वगैरह ना ले। क्योंकि अगर उसको कोई फ़ायदा मिल गया उसके बदले जो उसने सोसाइटी के फ़ायदे के लिए किया है, तो फिर वो पनिशमेंट थोड़ी ना माना जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम जिससे समाज का भला हो, इसमें कम्युनिटी सर्विस में यही कराया जाता है, और ये एक नई पनिशमेंट इसमें ऐड की गई है, ठीक। तो ये जो हमने पढ़ा है सेक्शन, ये हमें बेसिकली जो है वो दंड के या पनिशमेंट के टाइप्स बताता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें 6 टाइप्स की जो पनिशमेंट है वो दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 5, जो हमें बताता है दंडादेश का लघुकरण यानी कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। दंड मिला हुआ है, उस दंड को कम करना है, उसको कम्यूट करना है। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि कौन करेगा उस दंड को कम। तो देखो, समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार क्या करेगी? अपराधी की सहमति के बिना, उससे कोई कंसेंट नहीं करेगी, और उस पनिशमेंट को किसी भी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 474 के अकॉर्डिंग किसी और दंड में बदल सकती है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि दंड को कम्यूट कौन कर रहा है, उसको कम कौन कर रहा है। एक तो समुचित सरकार कर रही है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा, अपराधी की सहमति के बिना उसको कम किया जा रहा है, उस दंड को कम किया जा रहा है। और तीसरा, कोई भी दंड है, कोई भी पनिशमेंट है जो मिली हुई है, वो जो बीएनएसएस है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके सेक्शन नंबर 474 के अकॉर्डिंग ही किसी अदर जो पनिशमेंट है उसमें बदला जा सकता है, उसको उसमें कम्यूट किया जा सकता है।
अब यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है उस पर ज़रा हमें ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि समुचित सरकार का इस सेक्शन में मतलब क्या है, मतलब किसको हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे दोनों आपकी गवर्नमेंट आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कब आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी किसी दंड को कम, जिसमें दंड का आदेश मृत्यु का दंडादेश है। मतलब अगर पनिशमेंट ऐसी है जो डेथ सेंटेंस है ना, मौत की सज़ा है, मृत्यु दंड है, तो उसमें कौन कम्यूट करेगा, कौन सज़ा का लघुकरण करेगा, केंद्र सरकार। या फिर वो किसी ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, मतलब जो हमारी सेंट्रल की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उससे रिलेटेड है वो सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कब मानी जाएगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कब किसी दंड को कम करेगी, जब ये दो चीज़ें हों, जिसके अंदर अपराधी दंडित हुआ है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरा, जहाँ दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित हो या किसी ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर स्टेट की राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो समुचित सरकार की यहाँ पे बात हो रही है उसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, और आपकी अगर किसी स्टेट की बात हो रही है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट की आ जाएगी। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, दंड अवधियों की भिन्न, यानी कि यहाँ पे हमें इसे बहुत ही गौर से समझना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेक्शन है, इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी। ये फ्रैक्शन बताता है, फ्रैक्शन पनिशमेंट का जो फ्रैक्शन है उसके बारे में बात करता है। सबसे पहले इसको ये समझो कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समान गिना जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शन है ये पनिशमेंट के टर्म्स के फ्रैक्शन की बात कर रहा है। क्योंकि देखो, जब किसी को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो आदमी 20 साल जिंदा रहेगा या 30 साल जिंदा रहेगा या 10 साल जीवित रहेगा। तो इस सेक्शन के हिसाब से अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए और उसका फ्रैक्शन निकाला जाए तो वो 20 साल के लिए माना जाएगा। वैसे तो एक लाइन में है, बट इसको हमें समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर ए को उसके अपराध के लिए आजीवन कारावास दिया गया, ये एक व्यक्ति ए है, इसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसके लिए इसको आजीवन कारावास दे दिया, तो उसका अगर मान लो हमें 1/4 निकालना हो, 1/4 निकालना हो, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 निकालना तो मुश्किल होगा, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि ये कब तक जीवित रहने वाला है ना। और ये कितने समय के लिए जेल में रहेगा, 20 साल रहेगा, 30 साल रहेगा, वो कितने समय तक जिंदा रहेगा, ये तो किसी कोई नहीं बता सकता ना। क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही होता है, देखो, शेष या बकाया जीवन के लिए कारावास, है ना। व्यक्ति का जितना जीवन बकाया बचा है, जब तक वो जीवित है तब तक वो जेल में रहेगा। तो इसी पर्पज़ के लिए सेक्शन 6 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 वर्ष के लिए बताया गया है कि अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो उसके लिए ये माना जाएगा कि वो 20 साल का कारावास उसको मिला है। तो बस यही कहता है जो सेक्शन 6 है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7। अब ये जो सेक्शन नंबर 7 है ये कह रहा है कि कारावास के कुछ मामलों में पूरा कारावास या उसका कोई भाग सादा या कठिन हो सकता है। यानी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हर ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित हो, किसी भांति का मतलब या तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिला हो या फिर उसे कठोर कारावास मिला हो, ठीक, तो वो कोर्ट जो अपराधी को दंड देगा, कोई भी कोर्ट जब उसको पनिशमेंट करती है तो ऐसे पूरे कारावास का पूरा कारावास जो है वो कठिन होने वाला है या सादा होने वाला है, तो ये कोर्ट पे छोड़ दिया गया है। कोर्ट चाहे तो उसको या तो पूरा का पूरा कारावास उसको कठिन दे सकती है या सादा दे सकती है या पूरा का पूरा सिंपल ही दे सकती है या उसका कुछ भाग कठिन कुछ भाग सादा इम्प्रिजनमेंट का भी दे सकती है। तो ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 8, जुर्माने की रकम की बात कर रहा है। जुर्माना आदि देने में चूक होने पर क्या लाइबिलिटी होगी, मतलब अगर किसी व्यक्ति पर फाइन इम्पोज कर दिया और उसने जुर्माना नहीं चुकाया, उसने वो फाइन नहीं चुकाया, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी ये बताता है। इसके अलावा जुर्माने या फाइन की रकम कितनी होनी चाहिए वो भी बताता है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो फाइन है वो अनलिमिटेड तो हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता। मतलब इसका जो पहला ही पॉइंट है वो ये कह रहा है, जो पहला सबसेक्शन है, कि जहाँ राशि अभिव्यक्त नहीं है, मतलब जुर्माने के बारे में कुछ फिक्स जो है वो रकम नहीं लिखी हुई है कि ये कितना होने वाला है, फाइन कितना होने वाला है, इस चीज़ को क्लियर नहीं है, तो कितना हो सकता है ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फाइन का अमाउंट है, जो फाइन की रकम है, वो जिसके लिए अपराधी जिम्मेदार है वो अगर असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। मतलब अनलिमिटेड तो हो सकता है बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए जिसे वो चुका ही ना पाए, ठीक। तो यहाँ पे ये बताया गया है। सब सेक्शन 2 ये बात करता है किसी अपराध के हर मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है और जिसमें
अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडित हुआ है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया, उसने कोई अपराध किया और उस मामले में उसका अपराध ऐसा है कि उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिलना है और उसके साथ साथ उसको जुर्माने का भी दंड मिलेगा, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडित हुआ है, या जो कारावास या जुर्माने से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडित हुआ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है और उसका ऑफेंस ऐसा है कि उसको इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उस पर फाइन भी लगाया गया है, या फिर उसका ऑफेंस ऐसा है कि उस पर सिर्फ फाइन लगाया गया है, सिर्फ फाइन, तो वहाँ पर अगर वो फाइन नहीं चुकाता तो कारावास जो उसे इम्प्रिजनमेंट मिलेगा वो उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वो दंडित हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को 6 महीने का कारावास और 2000 रुपये फाइन लगाया, तो 6 महीने की सज़ा तो हो गई उसकी उस अपराध के लिए जो उसने किया है। अब उसने 2000 रुपये जुर्माना चुकाया नहीं, तो अब क्या होगा जब उसने जुर्माना नहीं चुकाया, तो इस 2000 रुपये के लिए मान लो कोर्ट ने उसको 1 महीने की सज़ा दे दी, तो ये जो 1 महीने की सज़ा होगी वो इस 6 महीने की सज़ा के अतिरिक्त होगी। ऐसा नहीं है कि आप वो 1 महीना इस 6 महीने में ही काउंट कर लोगे, नहीं, जुर्माना ना चुकाने पर उसको 1 महीने की सज़ा अलग से भुगतनी होगी। यही बताया गया है सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 3। ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि अगर अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माने से भी दंडनीय है। मान लो कोई ऐसा अपराध है जिसमें इम्प्रिजनमेंट भी है और उसके साथ साथ उसमें फ़ाइन भी है, तो उस अवधि के लिए जिसके लिए जुर्माना देने में चूक होने पर कोर्ट अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि का 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम तय हुई है। यानी कि अगर फ़ाइन पे नहीं किया तो 1/4 इम्प्रिजनमेंट लगेगी। यानी कि अगर ऑफेंस के लिए 1/4 कितना, अगर 3 साल की सज़ा है किसी ऑफेंस के लिए और फाइन जो है वो नहीं दिया, तो फाइन ना चुकाने पर 3 साल का आप 1/4 लगेगा। अब 1/4 कितना, जैसे कि 9 महीना, 3 साल का आप 1/4 निकालो तो 9 महीना, ठीक। तो यहाँ पे 9 महीने की सज़ा उस व्यक्ति को भुगतनी पड़ेगी। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने के लिए या सामुदायिक सेवा में चूक होने के लिए देता है, ऐसे किसी भी तरह का हो सकता है जिससे अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता था। तो यहाँ पे सिंपली यही बात कही गई है कि अगर मान लो आपका जो अपराध है वो केवल फ़ाइन से दंडनीय है, मतलब आपने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जिसमें सिर्फ फ़ाइन है, या जिसमें सामुदायिक सेवा का आपको पनिशमेंट मिला था और उनमें चूक कर दी है ना, फ़ाइन नहीं चुकाया या कम्युनिटी सर्विस नहीं की, तो वहाँ सादा होगा और उस अवधि के लिए जिसके लिए कोर्ट अपराधी को कारावास का निर्देश देगा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें जो 4th पॉइंट है ना। तो बस जो अपराधी को उस अपराध के लिए मिलना था वही दंड यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सबसेक्शन 5। यहाँ पे थोड़ी सी रकम निर्धारित की गई है कि कितने के लिए कितना मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर अपराध जुर्माने से या कम्युनिटी सर्विस से दंडनीय है तो वो कारावास जिसे कोर्ट जुर्माना देने में चूक होने पर, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने फ़ाइन नहीं चुकाया है या कम्युनिटी सर्विस करने में उससे चूक हो गई है, उसको कम्युनिटी सर्विस का दंड मिला था बट उसने नहीं किया तो वो अवधि जिसके लिए कोर्ट अपराधी को कारावास देगा उसकी कितनी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे वही बताया गया है। देखो, अगर यहाँ पे 5000 रुपये का फ़ाइन था किसी व्यक्ति पर तो उसको इम्प्रिजनमेंट कितना मिलेगा, कारावास 2 महीने का। अगर 10,000 रुपये तक का था तो 4 महीने का। अगर किसी और अदर कंडीशन है, मतलब ना तो 5000 है ना 10,000 है बल्कि अलग कंडीशन है, तो फिर 1 साल का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट बताई गई है यहाँ पे पनिशमेंट की, ठीक है। वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जुर्माने की रकम ये है और इम्प्रिजनमेंट का जो टाइम पीरियड है वो ये है कि जब जुर्माने की रकम 5000 है तो 2 महीने का कारावास, 10,000 है तो 4 महीने का कारावास और किसी अन्य दशा में 1 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7। सबसे पहले बात करते हैं सबसेक्शन 6 की, जो कहता है कि जुर्माना देने में अगर कोई व्यक्ति चूक करता है तो चूक होने पर कारावास समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पे बताया गया है कि कारावास कब ख़त्म होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कारावास कब ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 ऐसी कंडीशन है, या तो वो व्यक्ति जुर्माना चुका देता है या फिर उससे वसूल कर लिया जाता है, तभी आपका कारावास ख़त्म होगा। मतलब अगर कोई किसी व्यक्ति पर कोर्ट ने फ़ाइन लगा दिया और वो फ़ाइन नहीं चुका पाया और उसके लिए कोर्ट ने उसको डाल दिया जेल में, तो फिर उसको कब छोड़ा जाएगा, जब अगर जुर्माना दे वो, या तो जुर्माने को चुका दे या फिर उससे वसूल कर लिया जाए।
इसी सब सेक्शन में एक चीज़ और दी गई है जो हमें पढ़ना है कि यदि जुर्माना देने में चूक होने पर कारावास की अवधि खत्म होने से पहले ही जुर्माना चुका दिया जाए या उसको वसूल कर लिया जाए, कि देने में चूक होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वो जुर्माने के तब तक ना चुकाए गए भाग के अनुपातिक से कम ना हो तो वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ए है, उसने 1000 रुपये के जुर्माने और उसे देने में चूक होने पर 4 महीने के कारावास से उसको पनिशमेंट दी गई है। ए एक व्यक्ति जिसने क्या किया कि उस पर 1000 रुपये का फ़ाइन लगा था, कोर्ट ने उस पर 1000 रुपये का फ़ाइन लगाया था, बट वो उसको चुका नहीं पाया। अब क्योंकि उसने 1000 रुपये नहीं चुकाए तो कोर्ट ने उसको दे दी 4 महीने की पनिशमेंट। 4 महीने वो जेल में रहा। अब उसको 4 महीने जेल में रहना है। अगर कारावास के 1 महीने के ख़त्म होने से पहले जुर्माने के 700 रुपये चुका दिए जाएँ या वसूल कर लिए जाएँ तो पहले के जो महीने हैं उसके ख़त्म होते ही ए को छोड़ दिया जाएगा, ये कह रहा है इसका सेकंड पॉइंट। और अगर 750 रुपये पहले महीने के ख़त्म होने पर, जबकि वो जेल में है, ए चुका दिए जाएं या वसूल कर लिए जाएं तो ए को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। बस यही कह रहा है जो इसका बाद का जो ये सेकंड पॉइंट है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कह रहा है कि जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के बाद यानी पनिशमेंट देने के बाद 6 महीने के अंदर किसी भी समय, या अगर अपराधी दंड के अधीन 6 साल के ज़्यादा के कारावास से पनिशमेंट है, मतलब उसको पनिशमेंट मिली हुई है 6 साल से ज़्यादा की, तो उस अवधि के ख़त्म होने से पहले, मतलब उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले किसी भी समय उससे वसूल किया जा सकता है। अपराधी की अगर मृत्यु हो गई है, अगर मतलब वो जीवित नहीं है, तो उसकी संपत्ति को इस लाइबिलिटी से मुक्ति नहीं मिल जाएगी कि उसकी डेथ हो गई है, और उसकी डेथ के बाद भी उसके कर्ज के रूप में वैध रूप से वो प्रॉपर्टी उसकी लाइबल होगी, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जुर्माना या अगर उसका कोई भाग, मान लो कोई व्यक्ति है और उस पर फ़ाइन लगाया है कोर्ट ने, और उसने फ़ाइन उसको पे नहीं किया, कोर्ट को अदाई नहीं किया, उस पर फ़ाइन बकाया है, और उसको क्या हुई 6 साल की सज़ा हो गई या 6 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई, ठीक। तो या तो उससे 6 साल के अंदर वसूल कर लिया जाएगा, या अगर 6 साल से ज़्यादा की सज़ा है और उस 6 साल को ख़त्म होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी, उसकी प्रॉपर्टी से उसको वसूल कर लिया जाएगा। बस यही कहा गया है सब सेक्शन 7 में। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10 की। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9 को, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड। तो यहाँ पर अगर कोई अपराध कई अपराधों से मिलकर बना है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा ये हमें बताता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए ट्रायल कोर्ट उसे दे सकता है। अब कहने का मतलब क्या है, ए है, एग्जाम्पल समझो, ए है, वो वाई पर लाठियों से 50 वार करता है, कितने 50 बार लाठियों से उस पर हमले करता है। अब ऐसा हो सकता है कि ए ने मारपीट के द्वारा जानबूझकर चोट करने का अपराध किया हो। अगर ए हर हमले के लिए हम उसको दंडित करें, हर हमले के लिए 50 बार जो उसने वाई पर अटैक किया है लाठी से, तो उसके लिए अगर हम उसको पनिशमेंट दें तो हर हमले के लिए 1-1 साल के हिसाब से तो 50 साल की सज़ा हो गई, है ना। तो इतना तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर मान लो हम उसे पूरी मारपीट के लिए 1 ही साल का, मतलब 1 ही दंड दे दें, तो उसको 1 ही दंड से यहाँ पे दंडित किया जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो अब उस समय जब वो वाई पर अटैक कर रहा था लाठी से, बीच में एम आ जाता है, एम आ जाता है बीच में, और एम के पे भी वो हमला कर देता है। ए पहले वाई पे कर रहा था, फिर एम पे हमला कर देता है। तो यहाँ एम पर किया गया जो हमला है वो उस एक्ट का हिस्सा नहीं है जिसके द्वारा उसने वाई पर हमला किया था, है ना। और जानबूझकर वो क्या करता है, एम पे भी हमला कर देता है, उसे घायल कर देता है। तो फिर क्या होगा, फिर ए को एक दंड नहीं मिलेगा, फिर उसे वाई पर हमला करने का एक दंड और एम पर हमला करने का दूसरा दंड। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कई सारे अपराधों से मिलकर कोई एक अपराध करता है तो उसके लिए उसे गुरुतर दंड से, जो ज़्यादा दंड होगा उससे उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन नंबर 10 क्या कह रहा है, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि संदेह हो, ये शक बना हुआ हो कि वो किस अपराध का दोषी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है, मतलब मिनिमम जिसके लिए पनिशमेंट है वो दंड उसको दे दिया जाएगा, ठीक।
अब ये जो सेक्शन है इसमें ऐसे मामलों के लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है जिसमें ये तो पता है कि अनेक अपराधों में से कोई ना कोई अपराध सामने वाले ने किया है, लेकिन इस बात पे शक रहता है, इस बात पे संदेह होता है कि जो अभियुक्त है उसने अपराध कौन सा किया है। तो ऐसे मैटर्स में, ऐसे केसेस में अपराधी उस अपराध के लिए ही पनिशमेंट उसको दी जाएगी जिसके लिए कम से कम दंड का प्रोविज़न किया गया है। जैसे ए नाम का एक व्यक्ति बी को अपना टिकट दिखाता है, ठीक। यहाँ पर किसको दिखाया ए ने टिकट? बी को दिखाया, ठीक। अब बी क्या करता है, अपने टिकट से उस टिकट को बदल लेता है। अब यहाँ पे ये तय नहीं है कि उसने चोरी का अपराध किया है ना, या आपराधिक दुर्विनियोग किया, या न्यासभंग किया, या चीटिंग की। तो इस मामले में जो बी है उसको किसका दोषी ठहराया? आपराधिक दुर्विनियोग का, ठीक। क्योंकि इन सारों में से आपराधिक दुर्विनियोग की जो पनिशमेंट होगी वो सबसे कम होगी। या चलो आपराधिक दुर्विनियोग ही नहीं, अगर इस बात का संदेह है कि कौन सा अपराध सामने वाले ने किया है तो सबसे कम जो पनिशमेंट होगी जिस अपराध की, वो पनिशमेंट उसको दे दी जाएगी। सेक्शन 11 और सेक्शन 12 दोनों ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, यानी एकांत परिरोध। ये पहले भी था आईपीसी में और अब भी है। आईपीसी में जब हमने इसको पढ़ा था तो बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, आज भी इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एकांत परिरोध की। यहाँ पर बताया गया है कि एकांत परिरोध जो है वो कोर्ट किसी को कब देता है। तो सबसे पहले ये समझो, तो देखो जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाता है, मतलब उसका जो कारावास है वो कैसा होना चाहिए? कठोर। तो जब कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दंडित किया जाता है तो कोर्ट जो है उसको एकांत परिरोध में रखने का आदेश केवल कितने टाइम के लिए दे सकता है? 3 महीने के लिए। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पे 3 महीना है, बट अलग अलग यहाँ पे टाइम पीरियड बताया हुआ है। अगर उसके इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड, मतलब अगर उसको जो सज़ा मिली है उसमें कारावास का समय 6 महीना है, मतलब 6 महीने का उसको कारावास दिया गया है, तो उसका एकांत परिरोध कितने का होगा? 1 महीने का। अगर कारावास 6 महीने से ज़्यादा है लेकिन 1 साल तक का है तो 2 महीने के लिए एकांत परिरोध दिया जाएगा। और अगर कारावास 1 साल से ज़्यादा का है ना, 1 साल से भी ऊपर की सज़ा अगर किसी को मिली हुई है तो उसमें जो एकांत परिरोध में उसको रखा जाएगा सिर्फ 3 महीना रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है, या आप देख सकते हो जो अवधि है एकांत परिरोध की, वो 3 महीने है। 3 महीने से ज़्यादा का नहीं है। बस एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने इम्प्रिजनमेंट में कितना एकांत परिरोध है, जो एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है, और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टाइम कितना है। अच्छा, एकांत परिरोध का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कैदी को बाहरी संसार से अलग रखना, जो बाहरी दुनिया है उससे उसको अलग रखना, ताकि उसे इस बात का पछतावा हो सके, उसे जेल के अंदर रहकर बाहर की घटनाओं का पता न लग सके बाहर क्या हो रहा है। और जब वो पश्चाताप करता है तो वो आगे कोई अपराध ना करे इस बारे में भी सोचता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखी गई है, एक तरीके से इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि एकांत परिरोध में किसी व्यक्ति को इसीलिए रखा जाता है, ठीक। इसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि एकाकीपन की भावना उसके अंदर आ सके, ठीक, और यहाँ पर वो सुधरने की एक तरीके से कोशिश कर सके। और जो कठोर अपराध होते हैं उसमें ये दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 12, जो इसकी अवधि के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि देखो एकांत परिरोध की अवधि कितनी है। तो इसमें बताया गया है कि 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक। साथ ही उसकी जो अवधि है उसके बीच में उनका अन्यून अंतराल होंगे। जब दिया गया कारावास 3 महीने से ज़्यादा हो, ठीक, जो पनिशमेंट मतलब मिली है, जो सज़ा मिली है, अगर वो 3 महीने से ज़्यादा की है तो दिए गए पूरे कारावास के किसी 1 महीने में एकांत परिरोध 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी कि 1 महीने में सिर्फ 7 दिन का एकांत परिरोध में व्यक्ति को रखा जा सकता है। 1 महीने में कितना? 7 दिन, ठीक। वो भी कब? जब कारावास की जो सज़ा है, जो व्यक्ति सज़ा भुगत रहा है, उसको 3 महीने से ज़्यादा हो तभी उसको दिया जाएगा। और एक बार में यहाँ पे बताया गया है कि 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा और 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। ये इसका जो है यहाँ पे अवधि बताई गई है, इसका टाइम पीरियड बताया गया है, इसकी लिमिट बताई गई है। सेक्शन नंबर 13 इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेक्शन क्या बताता है? पूर्व 2 सिद्धि के बाद कुछ अपराधों के लिए वर्धित दंड। यानी कि जो व्यक्ति
इस संहिता मतलब BNS की बात हो रही है। BNS के चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 17 में 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए 2 महीने में से दोनों में से किसी भांति के कारावास से, किसी भांति का मतलब यहाँ पे सिंपल हो चाहे कठोर हो, किसी भी तरीके का अगर उसको कारावास दिया गया है, वो भी कितना, 3 साल का या 3 साल से ज़्यादा का, अगर उसको दोषसिद्ध ठहराया गया है और उसके बाद भी वो व्यक्ति चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में दोबारा से कोई अपराध करता है तो उसे वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अगर वो दोषी होता है तो बाद में जो उसने अपराध किया है उसके लिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या जो भी उसको इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है चाहे वो सादा हो या कठोर हो वो 10 साल का मिलेगा। अब देखो जो चैप्टर 10 है BNS का और जो चैप्टर 17 है ये हमें बताते हैं। चैप्टर 10 की अगर मैं बात करूँ ये तो है आपका सिक्कों से और सरकारी स्टैंप वगैरह होते हैं उनसे संबंधित अपराधों से। चैप्टर 17 है जो प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध होते हैं। तो अगर कोई इन 2 चैप्टर के अंदर पहली बार पनिशमेंट करता है, यानी किसी ने सरकारी स्टैंप या नकली वगैरह सिक्के बनाए या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अपराध कर दिया और पहली बार अपराध करने पे वो व्यक्ति 3 साल या उससे ज़्यादा से के दंड से पनिशमेंट उसको मिल गई। अब उसने क्या किया, उसने दोबारा फिर उसी अपराध को किया। चैप्टर 10 या चैप्टर 17 में जो अपराध दिए गए हैं दोबारा से उसने आके वही अपराध किया, तो दोबारा जो उसको पनिशमेंट मिलेगी ना, दोबारा उसको कम वाली पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि दोबारा में उसको मिलेगा आजीवन कारावास या 10 साल का कारावास। इनमें से कोई भी पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। बस यही बताता है सेक्शन नंबर 13। तो ये सबसे आपका आज का जो चैप्टर नंबर 2 हमने BNS का कवर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज आपके सेक्शन 4 से लेके 13 तक के सारे सेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और आगे भी मैं इसी तरीके से आपको जो है इसके और सेक्शंस कराऊंगी, बल्कि कंप्लीट ही कराएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। BNS जो है वो अब हर एग्ज़ाम में आपके आएगा आगे जब पूछा जाएगा, क्योंकि IPC को रिप्लेस करके BNS लाया गया है। और इसके बाद जब हमारा BNS ख़त्म हो जाएगा तो हम BNSS और BS से भी कवर करेंगे और अच्छे से एक एक सेक्शन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।